Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. In previous lectures, we have discussed one-dimensional and three-dimensional Schrödinger equation. Today, we are going to discuss time-dependent and time-independent Schrödinger equation. पिछले लेक्चर्स में हमने एक विमीय और त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम काल आश्रित और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है और मोमेंटम p है, अगर वह पार्टिकल किसी पोटेंशियल एनर्जी फील्ड अर्थात स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गति करता है, तो उसके लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अर्थात काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है: -2m डेल्टा 2 psi RT प्लस VRT psi RT इज इक्वल टू IH क्रॉस डेल psi RT बाय डेल T। पहली दोनों टर्म्स को मिलाकर लिखने पर हम लिख सकते हैं -2m डेल्टा 2 प्लस VRT psi RT इज इक्वल टू IH क्रॉस डेल psi RT बाय डेल T। यह इक्वेशन 1 है। डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाय डेल जेड स्क्वायर। इसे लाप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेटर है -h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस VRT, इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं और h लिखते हैं, तो h हो गया -h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस VRT। इसे इक्वेशन में रखने पर श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई h psi RT इज इक्वल टू IH क्रॉस डेल psi RT बाय डेल T। यह इक्वेशन 2 है। नाउ वी विल सी सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर समीकरण के गुण। The first one is, it is a first order differential equation in t, so that if wave function at initial time t is equal to 0, that is psi r0 is known, then the wave function at a later time psi rt can be determined. इसका यह अर्थ हुआ कि श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसलिए यदि हमें किसी समय t इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन psi r0 का मान ज्ञात हो, तो हम भविष्य की किसी गतिक अवस्था के लिए psi rt का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन psi, so if psi1 and psi2 are two independent solutions, then a linear combination of the two, such as psi is equal to a1 psi1 plus a2 psi2, is also a possible solution. श्रोडिंगर इक्वेशन psi की लीनियर इक्वेशन होती है। इसका अर्थ यह होता है कि इसमें सिर्फ psi और psi के डिफरेंशियल की टर्म है, i और psi स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है। इसलिए यदि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के कोई दो सॉल्यूशंस psi1 और psi2 पता हों, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम एक नया सॉल्यूशन लिख सकते हैं psi इज इक्वल टू a1 psi1 प्लस a2 psi2। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। The third one is, a plane wave solution is a possible solution of the free particle Schrödinger equation. A wave packet can be constructed by superposition of plane waves. Therefore, a wave function representing a wave packet is also a possible solution of the equation.
प्लेन वेव अर्थात समतल तरंग फलन भी श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। कई सारी समतल तरंग फलनों के अध्यारोपण से एक तरंग पैकेट का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए एक तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन वी आर टी पर निर्भर ना करे और सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट आर पर निर्भर करे तो हम लिख सकते हैं वी आर टी इज इक्वल टू वी आर, और तब हैमिल्टोनियन को लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस वी आर, और श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस वी आर साई आर टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई आर टी बाय डेल टी। ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है वो सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट आर पर डिपेंड करता है, और इसी प्रकार राइट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, ये सिर्फ टाइम कोऑर्डिनेट टी पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड काम में लेंगे, और जो वेव फंक्शन है जिस पे आर और टी दोनों की डिपेंडेंस है उसे दो अलग अलग फंक्शन में सेपरेट करेंगे, जब एक फंक्शन सिर्फ आर पर डिपेंड करता हो और दूसरा फंक्शन सिर्फ टी पर डिपेंड करता हो। तो हम लिख रहे हैं साई आर टी इज इक्वल टू साई आर फाई टी, जहाँ साई आर सिर्फ आर का फंक्शन है और फाई सिर्फ टी का फंक्शन है। इसे इक्वेशन 3 में रखने पर इक्वेशन हो गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस वी आर साई आर फाई टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई आर फाई टी बाय डेल टी। अब डेल्टा 2 ऑपरेटर सिर्फ साई आर पर ऑपरेट करेगा, फाई टी पर नहीं, इसलिए फाई टी को कांस्टेंट मानकर हम पहले लिख सकते हैं। और इसी प्रकार राइट हैंड साइड में डेल बाय डेल टी सिर्फ फाई टी पर ऑपरेट करेगा, साई आर पर नहीं, इसलिए साई आर को हम कांस्टेंट मानकर पहले लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m फाई टी डेल्टा 2 साई आर प्लस वी आर साई आर फाई टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस साई आर डेल फाई टी बाय डेल टी। इस पूरी इक्वेशन को साई आर फाई टी से डिवाइड करने पर हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 साई आर डिवाइडेड बाय साई आर प्लस वी आर इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाय फाई टी डेल फाई टी बाय डेल टी। यह इक्वेशन 5 है। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो सिर्फ आर पर डिपेंड करती हैं, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो सिर्फ टी पर डिपेंड करती हैं, और ये दोनों बराबर हैं। अगर स्पेस कोऑर्डिनेट आर में कोई चेंज होता है तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज होगी पर राइट हैंड साइड नहीं। इसी प्रकार टाइम कोऑर्डिनेट में कोई चेंज होने पर राइट हैंड साइड टर्म चेंज होगी, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, और ये दोनों बराबर हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि ये दोनों ही टर्म्स किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। मान लीजिए वो कांस्टेंट ई है, तो राइट हैंड साइड को ई से इक्वेट करने पर हम लिख सकते हैं आई एच क्रॉस बाय फाई टी डेल फाई टी बाय डेल टी इज इक्वल टू ई, और इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड को भी ई से इक्वेट करने पर हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 साई आर बाय साई आर प्लस वी आर इज इक्वल टू ई। ये इक्वेशन हो गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस वी आर साई आर इज इक्वल टू ई साई आर। इस इक्वेशन को हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं,
या टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेटर को एच ऑपरेटर रखने पर इक्वेशन हो गई एच साई आर इज इक्वल टू ई साई आर, जहाँ एच ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और इसका मान होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस वी आर। इक्वेशन 6 थी आई एच क्रॉस बाय फाई टी डेल फाई टी बाय डेल टी इज इक्वल टू ई। इसी इक्वेशन को हमने लिखा आई एच क्रॉस बाय फाई टी डेल फाई टी बाय डेल टी इज इक्वल टू ई। इसे लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी ऑफ फाई टी इज इक्वल टू ई फाई टी। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी ई के करेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है, ऊर्जा के करेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है। इसका मतलब हमने यहाँ जो कांस्टेंट ई एज्यूम किया था वो ऊर्जा है। और अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल फाई टी बाय फाई टी इज इक्वल टू माइनस आई ई बाय एच क्रॉस डेल टी, और फाई इसे इंटीग्रेट करने पर फंक्शन आता है फाई टी इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस, जहाँ सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सी इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो फाई टी हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस। इक्वेशन 4 थी साई आर टी इज इक्वल टू साई आर फाई टी। यहाँ फाई टी का मान रखने पर साई आर टी हो गया साई आर एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस। यह इक्वेशन 8 है। इस प्रकार हमने पूरा वेव फंक्शन लिखा है साई आर टी इज इक्वल टू साई आर ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस। थैंक यू।